हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। विरामावस्था में किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन के क्षय पर विचार कीजिए। न्यूट्रॉन बदल रहा है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में। प्रदर्शित कीजिए कि इस प्रकार के द्विपिंड क्षय से नियत ऊर्जा का कोई इलेक्ट्रॉन अवश्य उत्सर्जित होना चाहिए और इसलिए यह किसी न्यूट्रॉन या किसी नाभिक के बीटा ऋण क्षय में प्रेक्षित सतत ऊर्जा वितरण का स्पष्टीकरण नहीं दे सकता है। यहां पे आपको एक ग्राफ दिया गया है। वाई अक्ष पर है प्रति इकाई ऊर्जा अंतराल में बीटा कणों की संख्या और एक्स अक्ष पर दिया गया है उत्सर्जित बीटा कणों की गतिज ऊर्जा। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा, मान लीजिए हमारे पास में एक एम द्रव्यमान का कण है कुछ इस तरीके से। ये क्या करता है कि प्रारंभ में मान लीजिए ये विरामावस्था में है शून्य पे। ये मान लीजिए एक बॉम्ब है और ये फट के दो टुकड़ों में मान लीजिए टूट गया। मान लीजिए पहले टुकड़े का द्रव्यमान m1 है और दूसरे टुकड़े का द्रव्यमान m2 है। तो अगर जो m2 है वो इस दिशा में जा रहा है तो m1 को इस दिशा में आना पड़ेगा ताकि जो संवेग है वो संरक्षित रहे। मान लीजिए m2 v2 गति से आगे जा रहा है m1 v1 गति से। तो इस अवस्था में हम यहाँ पे लिखेंगे कि जो प्रारंभ में संवेग था जिसको हम पी आई सदिश बोल देते हैं, ये बराबर होना चाहिए अंतिम सदिश के। अंतिम अवस्था में जो भी सदिश होगा वो अर्थात पी एफ सदिश के। संख्यात्मक मान भी अगर लिखना चाहें तो जो प्रारंभ में संवेग था जिसको पी आई लिख देते हैं वो बराबर होना चाहिए अंतिम में जो सदिश होगा उस अंतिम में जो संवेग होगा उसके पी एफ के। अब जो प्रारंभिक संवेग है यहाँ पे वो हमने शून्य ले रखा है क्योंकि हमने बोला था कि विरामावस्था में है कण। इस अवस्था में जो अंतिम संवेग होगा वो भी शून्य के बराबर होना चाहिए। हम मान लेते हैं कि जो ये वाली दिशा है वो ऋणात्मक है और ये वाली दिशा जो है वो धनात्मक है। इस अवस्था में हम पी एफ को लिखेंगे पी एफ बराबर m2v2 ऋण m1v1, जो कि किसके बराबर होना चाहिए, शून्य के बराबर होना चाहिए। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके चलिए प्रश्न को अब हल करते हैं। यहाँ पे हमें बोला रहा है कि एक मुक्त न्यूट्रॉन है जो कि प्रारंभ में विराम अवस्था में था, वो दरअसल बदल रहा है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में। तो यहाँ पे मान लीजिए न्यूट्रॉन है जो कि एक कण है, ये परिवर्तित हो रहा है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में। यहां प्रश्न का प्रथम हिस्सा कहता है कि प्रदर्शित कीजिए कि इस प्रकार के द्विपिंड क्षय से नियत ऊर्जा का कोई एक इलेक्ट्रॉन अवश्य उत्सर्जित होना चाहिए। मतलब बोला जा रहा है कि ये जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वो एक नियत ऊर्जा से निकलेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्योंकि न्यूट्रॉन जो है एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में बदल रहा है, तो अगर इलेक्ट्रॉन को हमने इधर मान लिया तो प्रोटॉन उसके विपरीत दिशा में जाएगा, जैसा कि हमने मुख्य उदाहरण में बात किया। क्योंकि प्रारंभ में इसका जो वेग है वो शून्य है। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन जो है वो p1 संवेग के साथ इस दिशा में जाता है और जो प्रोटॉन है वो मान लीजिए p2 संवेग से इस दिशा में जाता है। तो क्योंकि यहाँ पे इनिशियल अर्थात प्रारंभिक संवेग जो था वो शून्य था, इसलिए जो अंतिम संवेग होगा जिसको pf बोल देते हैं ये भी शून्य होना चाहिए। अर्थात यहाँ पे जो p1 होगा और जो p2 होगा वो आपस में बराबर होंगे, जिसको हम एक नियतांक बोल देते हैं p0। इस अवस्था में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी ऊर्जा लिखी जाएगी k बराबर 1/2 mv का वर्ग। अब यहाँ ऊपर नीचे m से गुणा कर दे तो ऊपर आ जाएगा mv का वर्ग भागे 2m, जो कि कुछ और नहीं बल्कि p का वर्ग भागे 2m है। अब p की जगह पे हम रख देंगे p0, तो जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुआ है उसका गतिज ऊर्जा आ जाएगा p0 का वर्ग भागे 2m, जो कि एक नियतांक है। अर्थात जब भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकलेगा न्यूट्रॉन के प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में परिवर्तन के दौरान, उसकी जो गतिज ऊर्जा होगी वो नियत होगी। इलेक्ट्रॉन को निकलना ही पड़ेगा इसलिए भी क्योंकि यहाँ पे आप ध्यान से देखें तो ये प्रोटॉन बदल रहा है जिसके ऊपर धनात्मक आवेश है, और जो न्यूट्रॉन होता है वो क्या होता है, उदासीन होता है। तो एक ऋण आवेश तो निकलना ही चाहिए आवेश के संरक्षण के लिए, और जो आवेश यहाँ पे निकल रहा है वो इलेक्ट्रॉन है, उसकी गतिज ऊर्जा जो है वो नियतांक के बराबर होनी चाहिए। लेकिन जब हम इसको प्रायोगिक रूप में प्रेक्षित करते हैं तो दरअसल हमें ये इस तरीके का ग्राफ मिलता है। आप यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो वाई अक्ष पे संख्या है और एक्स अक्ष पे उत्सर्जित बीटा ऋण कणों की गतिज ऊर्जा, अर्थात अलग अलग संख्या में इलेक्ट्रॉनों की जो गतिज ऊर्जा है वो अलग अलग है, ध्यान से अगर आप देखें तो। लेकिन हम लोगों ने तो देखा भी कि अगर ऐसा होगा तो जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन है उसकी ऊर्जा तो नियत होगी, तो यहां ग्राफ में बदल कैसे सकती है। तो यहां पे प्रायोगिक रूप में और जो हमने सोचा था उसमें विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। दरअसल विरोधाभास नहीं उत्पन्न हो रहा है, यहाँ पे हम एक चीज भूल रहे हैं। मान लीजिए ये एक नाभिक है एक्स जो कि वाई नाभिक में परिवर्तित हो रहा है और इसके साथ बीटा ऋण कण निकल रहा है। बीटा ऋण कण कुछ और नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉन ही होता है। हमने मान लिया कि ये जो इलेक्ट्रॉन निकला है यहाँ पे वो दरअसल नाभिक के अंदर एक न्यूट्रॉन के प्रोटॉन में परिवर्तन के दौरान निकला है। अर्थात न्यूट्रॉन परिवर्तित हो रहा है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में, और यही इलेक्ट्रॉन बीटा कण है।
बीटा ऋण कण। दरअसल इस चीज को सुलझाया गया इस सिद्धांत से कि जो ये बीटा ऋण कण होता है उसके साथ साथ यहां पे एक एंटी न्यूट्रिनो नामक कण निकलता है। यही क्या करता है कि कभी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ज्यादा लेके निकलेगा, कभी कम लेके निकलेगा, कभी निकलेगा ही नहीं। इसकी वजह से जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है अर्थात बीटा ऋण कण, उसके पास जो ऊर्जा आएगी वो दरअसल हर बार अलग अलग आएगी, हर एक क्षय में अलग अलग आएगी। जिसकी वजह से होता यह है कि यहाँ पे आपको इस तरीके का ग्राफ देखने को मिलता है, अर्थात अलग अलग संख्या में अलग अलग ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। और इसका कारण है ये एंटी न्यूट्रिनो कण। तो यही इस प्रश्न में पूछा जा रहा था कि जो प्रेक्षित सतत ऊर्जा वितरण होता है इलेक्ट्रॉन का, उसका स्पष्टीकरण इससे नहीं मिल सकता है केवल। बिल्कुल सही बात है, केवल इससे हम नहीं ले सकते, हमें यह भी मानना पड़ेगा कि उसके साथ एक न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो कण निकल रहा है। इस एंटी न्यूट्रिनो के साथ अब हमें ऊर्जा का संरक्षण लगाना पड़ेगा और संवेग का संरक्षण, और उससे हमें कुछ इस तरीके का ग्राफ देखने को मिलेगा। क्योंकि हर बार न्यूट्रिनो जो है इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कम कर देगा और कभी कभी तो न्यूट्रिनो निकलता ही नहीं है। तो इस तरीके से हम इस ग्राफ को समझ सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।